पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंट्रो। आपको एग्जाम में कितना टाइम देना चाहिए वो भी बता दूं। ये टॉपिक आपको 20 मिनट में हो जाना चाहिए एग्जाम के दिन, ठीक है। हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाई के साथ टाइम मैच नहीं करते, लेकिन अब आपको पढ़ाई के साथ टाइम मैच करनी है। ये टॉपिक 20 मिनट का। इसमें आपको कुछ फंडामेंटल बातें बताई जाएगी कि जीएसटी कैसा है, क्या है, और ये सारी बातें इंपॉर्टेंट एग्जाम में। इससे कम से कम आप 5 नंबर का एक्सपेक्ट करो ही करो। मस्ट 5 मार्क्स आएगा ही आएगा एग्जाम में। हाँ तो सर ढंग से पढ़ाइएगा, एकदम प्यार से पढ़ो। आओ शुरू करते हैं। पहली लाइन मैंने लिख दी। मैं बैठ के पढ़ाऊँ तो प्रॉब्लम है नहीं, अब मैं नजर आ रहा हूँ, ये बीच में हिंडर कर रहा था। पहला लाइन मैंने बोल दिया कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। वाह सर क्या बात बताई है, ठीक है। इसमें टैक्स पे कौन करता है? टैक्स पेड टू गवर्नमेंट बाय, कौन देता है? सप्लायर। सप्लायर मतलब आप अपनी भाषा में समझो तो वेंडर, वेंडर अपनी भाषा में समझो तो सेलर, मतलब जो माल बेचा, ऐसा बोलिए। हाँ। एंड टैक्स इज बॉन्ड बाय रेसिपिएंट। रेसिपिएंट आप अपनी भाषा में बोलो तो बायर। लेकिन अब यह आपकी अपनी भाषा एग्जाम में नहीं चलेगी। एग्जाम में आपको सप्लायर की जगह सप्लायर ही लिखना है और रेसिपिएंट की जगह रेसिपिएंट ही लिखना है। आप सेलर बायर ये सब नहीं लिख सकते। बात क्लियर? ओके। टैक्स इज पेड टू गवर्नमेंट बाय सप्लायर एंड टैक्स इज बॉन्ड बाय रेसिपिएंट। जीएसटी का जो लेवी है, जीएसटी इज लेवीड ऑन, आपकी भाषा में लेवाइड ऑन सप्लाई। यानी जब आप सप्लाई करते हो तो जीएसटी लगता है। और सप्लाई को आप सेल जैसा मत समझो। दो पार्टी बनाओ, देखो ये है आप और ये है आपका बायर। आप इनको माल बेच रहे हो। अपनी ट्रेडिशनल भाषा में हम लोग बोलते हैं हम इनको माल बेच रहे हैं। आपकी ट्रेडिशनल भाषा है सेलर बायर, और आप पुराने जमाने में इसको बोलते थे सेल और लगाते थे वैट। लेकिन अब नया जमाना जब आ गया है तो नया जमाना इसको बोलता है इट इज नॉट सेल, इट इज कॉल्ड सप्लाई। और इसको सेलर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सप्लायर। और इसको बोलते हैं बायर नहीं बोलते, इसको रेसिपिएंट बोलते हैं, रेसिपिएंट। और जीएसटी क्या चीज पे लगती है? सप्लाई पे लगती है। गवर्नमेंट को जीएसटी कौन देता है? गवर्नमेंट को जीएसटी सप्लायर देता है, रेसिपिएंट से लेते। सिंस रेसिपिएंट इसको बियर करता है और सप्लायर इसको पे करता है, इसलिए ऐसे बोलेंगे इंसिडेंस फॉल ऑन सप्लायर एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन रेसिपिएंट। ये बात क्लियर? इंसिडेंस फॉल ऑन सप्लायर एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन रेसिपिएंट। रेसिपिएंट सप्लायर, रेसिपिएंट से लेके सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है। सारी बात क्लियर? आप बिंदास रहना, ऐसा मत सोचना कि आज पहली क्लास आए हैं कैसे पूछे। 2 ही क्लास आए हो तो आप ज्यादा क्लास थोड़ी आ रहे हो सर, ये भी रहने देते। नहीं नहीं, ये डिस्टर्ब करता है। जीएसटी इज लेवीड ऑन सप्लाई। इंसिडेंस फॉल ऑन, जितना बोलूंगा सब लिखा दूंगा मोटा मोटी। इंसिडेंस फॉल ऑन सप्लायर एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन रेसिपिएंट। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर ये है कि 2 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, देता कोई और है, भरता कोई और है। बात क्लियर? बात क्लियर। अगली बात करें। सप्लाई भी 2 तरह की होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई विद इन द स्टेट। इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स सप्लाई विद इन द स्टेट और विद इन द यूनियन टेरिटरी। विद इन द यूनियन टेरिटरी। अच्छा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस क्लियर है? स्टेट मतलब अपना वेस्ट बंगाल, यूनियन टेरिटरी मतलब अपना लद्दाख। स्टेट मतलब अपना उत्तर प्रदेश, और यूनियन टेरिटरी मतलब अपना अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। अरे बात तुम्हें तो बहुत पता है भैया, बस समझ ले। तो जब विद इन द स्टेट सप्लाई होती है तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में सप्लाई होती है तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट, और वेस्ट बंगाल से दिल्ली में सप्लाई होगी तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट, और दिल्ली से दिल्ली में सप्लाई होगी तो बोलेंगे इंट्रा स्टेट, और अंडमान से अंडमान में सप्लाई होगी तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट। अंडमान से पुडुचेरी में सप्लाई होगी तो बोलेंगे इंटर स्टेट, और अंडमान से दिल्ली में सप्लाई होगी बोलेंगे इंटर स्टेट।
मतलब जब अपने ही दायरे में हो तो इंट्रा, थोड़ा से भी दायरा पार होते ही इंटर, बात खत्म। चलो, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या लगेगा बताओ? उसमें लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का डुओ, ये कपल टैक्स लगते हैं एक साथ, सीजीएसटी एसजीएसटी एक साथ जोड़े से लगते भैया, बड़े राज्य राज्य दोनों सद सवर के आते एक साथ लगते हैं टटाक। यदि जीएसटी की रेट 18% सपोज, तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, और जीएसटी की रेट है 12%, तो 6 दोनों इक्वल है। और नाम ही बता रहा है सीजीएसटी का पैसा मोदी के पास जाता है, एसजीएसटी का पैसा ममता दी के पास जाता है। मतलब सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास, नाम ही बता रहा है। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स सप्लाई बिटवीन द स्टेट। अरे कहां जा रहे हो यार? सप्लाई बिटवीन टू स्टेट, बिटवीन टू स्टेट, जैसे कलकत्ता से राजस्थान, नाइस। बिटवीन टू यूनियन टेरिटरी, मतलब अंडमान से लद्दाख, और बिटवीन वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी। हाँ, तो मैंने इंटर ही लिखा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, देखिए इंटर। आप लोग पढ़ाई में मन नहीं ला रहे हो। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब जब सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में हो, या एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी में हो, तो इसको बोलेंगे क्या? इंटर स्टेट सप्लाई। दादा काहे को लिखने में झमेला डालते हो? दादा सुनो ना आराम से, कभी रईस की तरह भी पढ़ो। रईस मतलब समझता हो, उसका एक पीए होता है, पीए मतलब वो लिखता है और आप सिर्फ सुनते हो, ऐ तुम बोल, ऐ तुम लिख, हम सुन रहा है। ऐसे रईस की तरह पढ़ो, क्यों लिख रहे हो साथ साथ? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म यदि पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो उसका नाम है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब ये होता है कि वी आर इंटीग्रेटेड, मतलब दोनों मिला के मतलब सीजीएसजी मिला के। बात यहां तक क्लियर? तो यदि जीएसटी का रेट 18% है तो आईजीएसटी का रेट 18% ही होता है। यहां तक क्लियर? प्रश्न आते हैं कि आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? तो आंसर इज आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। परंतु कलेक्शन और रिटेंशन में अंतर है। जैसे तुमसे फीस कलेक्ट किसने की? राधे ने। रिटेन किसने की? राधे ने नहीं। वही कलेक्शन और रिटेंशन में अंतर है। तो आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट रिटेन्ड हाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हाफ बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओ, तो अल्टीमेटली बात वही होगा, तो तुम्हारे मन में प्रश्न आता है कि भैया फिर तो सीजीएसटी लगा देते, काहे को ड्रामा थी आईजीएसटी का? जब आधा सेंट्रल के पास ही जाना है, आधा स्टेट के पास ही जाना है, तो फिर सीजीएसटी लगा देते। देन व्हाई द न्यू कॉन्सेप्ट आईजीएसटी? बात समझ में आ रही है? तो भैया ये इसलिए कि कलकत्ता से माल दिल्ली में बिकेगा, सपोज सेल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, तो आप बताओ इसमें कौन सी स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी? सेलर तो कलकत्ता में है और बायर है दिल्ली में, तो इसमें कौन सी स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक दिल्ली की कलकत्ता। अब सप्लायर कहां पे है? वेस्ट बंगाल। और टैक्स किसके पास आएगा? तो भैया जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब भगवान भरोसे टैक्स नहीं, डेस्टिनी वैसे नहीं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब माल जहां जा रहा है उसी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो माल कलकत्ता से कहां जा रहा है? दिल्ली जा रहा है, तो फिर टैक्स का पैसा भी दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा। अब सोचो, सप्लायर बैठा है कलकत्ता में और टैक्स आएगा दिल्ली में। सप्लायर बैठा ममता दी के राज में और टैक्स आएगा अरविंद केजरीवाल के पास। तो अरविंद केजरीवाल लेने आएगा टैक्स, तो अरविंद के पास आ रहा है, तो अरविंद क्या लेने आएगा बंगाल में?
तो अरविंद बोला भाई मैं तो नहीं लेने आऊंगा। तो लॉ बोलता है कि ऐसे में ऑनलाइन वाले बच्चों मैंने सुन लिया, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं समझ गया आपने क्या बोल रहे हो आप लोग। यार पढ़ाने में मैं मदन हो जाता हूँ ना, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि ये सब प्रॉब्लम भी हो रही है। इतने बड़े बड़े बच्चे अपने आप को म्यूट नहीं रख सकते, बच्चे नहीं थे। और सुनो, मैंने म्यूट को एक बार बटन दबा दिया, ऑन मत करना। चलो, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो यदि कलकत्ता से माल दिल्ली में बिका है तो ऑब्वियसली पैसा दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा तो क्या अरविंद केजरीवाल कलकत्ता आएंगे क्या टैक्स लेने? तो फिर लॉ बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बात कलेक्ट कर लेगी और फिर जिसको देना उसको दे देगी। इसलिए आईजीएसटी का इजाफा, आईजीएसटी का जन्म हुआ। आईजीएसटी कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा अपने पास रख के आधा रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के पास पहुंचा देती। कौन सी गवर्नमेंट? जहां पे गुड्स की डिलीवरी हुई। चलो फाइन। अभी तक एग्जाम में क्या पूछ सकता है, इसके ऊपर एक छोटा सा नोट पूछ सकता है, वाई जीएसटी इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो हमें बोलना पड़ेगा जीएसटी इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बिकॉज द टैक्स इज रिटेन्ड बाय द गवर्नमेंट वेयर द गुड्स आर डेस्टाइन्ड, जहां पे गुड्स की डिलीवरी हुई। ठीक है, अगला पॉइंट। अच्छा ये लिखना था ना, सेल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, देन IGST shall be imposed, comma, retained by central government, collected by central government, and half forwarded to AK अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और AK में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सब कुछ सुनेंगे। कोई बच्चा जीरो पे भी है उसको सब समझ में आ रहा है। वॉइस नहीं है, आप में से कुछ बच्चे नए नए आए हैं, उनके लिए चेहरा नया है, वॉइस नहीं है, लेकिन सब क्लियर है। हाथ उठा लो सर, आप तो बात समझ में नहीं आ रहा सर, आप क्या बोल रहे हो? एनीवन? चलो फाइन, यार स्माइली दे देते, लुत्फ दे रहा है, लुत्फ स्माइल देना चाहिए बंदे को, छोटा सा बच्चा है और बैठ के टीचर को लुत्फ दे रहा है। चलो फाइन, हम लोग आ गए इन सब बातों से नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट आर द रेट्स ऑफ जीएसटी। तो भैया जी रेट्स ऑफ जीएसटी है चलो 5%, 12%, 18%, 28%, एंड ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है और आपको इसमें नहीं उलझना कि किस पे 5 लगता है किस पे 12 लगता है। एग्जाम में आपको दिया रहेगा रेट ऑफ जीएसटी क्या है। यदि फिर भी आपसे कोई पूछे तो व्हाट इज द जनरल रेट ऑफ जीएसटी, तो जनरल रेट ऑफ जीएसटी भैया है 12 और 18। दिस इज द जनरल रेट ऑफ जीएसटी। बात क्लियर? ओके, इस रिगार्ड में एक पॉइंट और ध्यान रखो, ज्वेलरी पे जीएसटी ना 5 लगता है ना 12 लगता है, ज्वेलरी पे जीएसटी लगता है 3%। When we say jewelry, it includes artificial jewelry. दोनों पे लगता है 3%। ठीक है, और एक रेट है जो एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, रफ डायमंड पे जीएसटी लगती है 0.25%। 0.25%। यहां तक सब क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते जाए। सर इसमें एग्जाम में पूछ सकता है? यस, रेट तो कभी भी पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक के नाम पे। आगे बढ़े, और मुझे इसमें कुछ बताना है इंट्रो में। इसमें मुझे बताना है, जो एग्जाम में सबसे बेसिक पूछता है वो ये है, व्हाट आर द टैक्सेज सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। कौन कौन से ऐसे टैक्सेज है जो जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए? ये इनका पता नहीं क्या है, बहुत फेवरेट है, क्योंकि जब से जीएसटी आया तब से एक स्लोगन पॉपुलर हुआ है, वन नेशन वन टैक्स। तो फिर हम लोग इसको चला के पूछते हैं क्या सारे टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो जाए क्या? तो लॉ बोलता है नहीं। तो फिर व्हाई आर यू सेइंग वन नेशन वन टैक्स? वो स्लोगन है यार,
बीजेपी में स्लोगन अलग होते हैं और काम अलग होता है। तो स्लोगन अच्छा है, वन नेशन वन टैक्स, लेकिन वास्तव में और भी टैक्सेस है। तो प्रश्न आता है फिर कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम होते हैं, ये बताइए आप। तो भैया ये एग्जाम में बहुत पूछता है, व्हाट आर द टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। तो मैं तुम्हें पहले सेंट्रल टैक्स के नाम बता रहा हूं जो जीएसटी में सब्ज्यूम हो रहा है। तो जमाने में एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ये लगता था ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर, ये पुराने जमाने का टैक्स था। पहले मैन्युफैक्चर करते समय टैक्स लगता था, नाम था एक्साइज ड्यूटी, अब वो जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया। दूसरा बहुत ही पॉपुलर है सर्विस टैक्स, ये था टैक्स ऑन सर्विस, ये भी जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया। मतलब सब्ज्यूम मतलब जीएसटी में समाहित हो गया, समाहित हो गया मतलब जीएसटी में मर्ज हो गया, जीएसटी में अमालगमेट हो गया, और अमालगमेशन मत बोलिए, अच्छा ठीक है, जीएसटी में घुस गया, खत्म हो गया उसी में। सारी नदी जैसे समुद्र में समाहित हो जाती है, वैसे ये सारे टैक्स जाते जीएसटी में मर्ज हो गए। नेक्स्ट, उसके अलावा एक लॉ है सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये भी टैक्स था जो टैक्स ऑन सेल्स लगता था, इंटर स्टेट सेल, ये भी जाते जीएसटी में मर्ज हो गया। और कोई टैक्स, और कोई टैक्स नाम लिखा दूंगा, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ये भी एक तरह की एक्साइज थी जो कि जीएसटी में सब्ज्यूम हो गई। ये सब जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। हाँ, परसिस्टेंट बताऊंगा ये क्या है, ये सेंट्रल टैक्स है, ये सारे सेंट्रल टैक्स है जो जीएसटी में सब्ज्यूम हो जाए। लो भैया जी, इसलिए एक मैं नंबरिंग दे देता हूं तुम्हारे नोट्स अच्छे बनाने के लिए। ये लो भैया, ये 4 टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो जाए। अब अपने बात कर रहे हैं कौन कौन से स्टेट टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लेता है व्हाट आर द स्टेट टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन द जीएसटी, तो उस समय आपको ध्यान रखिए सिर्फ स्टेट टैक्स की बात करनी है। तो स्टेट टैक्स में वैट एक बड़ा पॉपुलर टैक्स था जिसका नाम था टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सेल, ये अब जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया। दूसरा लग्जरी टैक्स था, बड़ा पॉपुलर टैक्स था, टैक्स ऑन कार, टैक्स ऑन हाईफाई होटल्स, इन सब पे लगता था, ये सब सब्ज्यूम हो गया। एक था एंटरटेनमेंट टैक्स, तुम्हारा फेवरेट, आ रहा हूं, जैसे ये आ गया टैक्स ऑन मूवीज, ये जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया। एक हो गया परचेज टैक्स, नाम ही बता रहे क्या है। एक हो गया एडवर्टीजमेंट टैक्स, ये सारे टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। बात क्लियर, फाइन। और भी होंगे लेकिन अपने यहाँ पे एक बार एंड कर सकते हैं क्योंकि इससे भी दरकार नहीं है। अब क्वेश्चन आता है पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 15 आ गया। आप भैया जी कौन कौन से ऐसे टैक्स है जो जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुए, कौन कौन से ऐसे टैक्स है जो जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुए। तो भैया उसकी बातें चल रही है। ऑनलाइन वाले बच्चों बता दो कि हाँ पढ़ने में मजा आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो एटलीस्ट। व्हाट आर द टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, ये एग्जाम में बहुत पूछता है और हमारे पास इसका आंसर है कस्टम ड्यूटी। उसके बाद हमारा नाम है स्टैम्प ड्यूटी। ये स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है एनीवन? भैया ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है। और एसटीटी, एसटीडी का पूरा नाम बताऊं क्या? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टैक्स लगता है शेयर मार्केट पे, बोलने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो तो घर पे रेक्टिफाई करते रहना। उसके बाद हो गया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये सब टैक्स अभी भी कंटिन्यूड है, ये सब टैक्स किसी में सब्ज्यूम नहीं हुए, ये सब टैक्स अभी भी लगते हैं। एग्जाम के लिए एक बार याद कर लो इसको, हाथों हाथ यहीं पे नक्की करो, एग्जाम के लिए इसको यहीं पे नक्की करो। कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए सेंट्रल वाले, 3 नाम बताओ। तो भैया कस्टम ड्यूटी, कस्टम तो सब्ज्यूम नहीं हुआ नालायक। कौन कौन सा टैक्स सब्ज्यूम हो गया ये पूछ रहा हूं। पहला एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी,
ठीक है, ये 3 नाम याद हो जाए। कौन कौन से स्टेट टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो जाए? वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स। अगला प्रश्न आ रहा है, भाई देखो समझते हम सब है लेकिन कभी कभी बोल देते हैं बीच में। हाँ, तो कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुए? तो वो है स्टैम्प ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, और फेवरेट, सबका फेवरेट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आज शेयर मार्केट बढ़ा हुआ है तो सबका फेवरेट। चलो, ये एग्जाम में 3 नंबर का ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेटिव ईयर में पूछ रहा है। ठीक है, ओके। अब मेरे को इसमें क्या बताना है जीएसटी में? मेरे हिसाब से तो हो गया खत्म, इंट्रो तो मेरे हिसाब से हो गया। ओके 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 ओके। अच्छा, आपको ये पता है कि जीएसटी में कितने रिटर्न भरने पड़ते हैं? तो आपको रिटर्न वर्ड समझ में आता है कि कोई भी बंदा इनकम टैक्स या टैक्स में इन्वॉल्व है तो वो डिपार्टमेंट को खुद बताता है कि मेरी इतनी सेल हुई। डिपार्टमेंट उसे पूछने नहीं आएगा। जैसे इनकम टैक्स में भी हम खुद बताते हैं सर मेरी इतनी इनकम है, वैसे जीएसटी में भी आप खुद बताएंगे कि मेरी इतनी सेल है। तो हम कैसे बताएंगे? वाया रिटर्न, रिटर्न के थ्रू हम बताएंगे। तो जीएसटी में कितने रिटर्न भरने पड़ते हैं? तो जीएसटी में 2 रिटर्न भरने पड़ते हैं। एक नाम है GSTR-1 और एक का नाम है GSTR-3B। GSTR-1 हम लोग भरते हैं अगले महीने की 10 तारीख को, और GSTR-3B हम लोग भरते हैं अगले महीने की 20 तारीख को। रिटर्न आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतना आपको जानना मैंडेटरी है। ठीक है, तो जीएसटी, इन जीएसटी लॉ there are 2 returns to be filed, generally on monthly basis, अब कभी कभी क्वार्टरली बेसिस भी होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो मैं क्यों उलझूं। ठीक है, कौन कौन से? एक GSTR-1, इसमें हम लोग क्या बताते हैं? इसमें हम लोग अपनी आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बताते हैं। आउटवर्ड सप्लाई मतलब, भैया देखो नया लॉ है, पैतरे ज्यादा है। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल, और इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज। जो माल जा रहा है आउटवर्ड सप्लाई तो सेल हो रहा है, जो माल आ रहा है मतलब परचेज हो रहा है, इनवर्ड सप्लाई। तो इसमें आप अपनी सेल का ब्यौरा देते हैं, लेकिन लिखना एग्जाम में कैसे है? इसमें हम लोग आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बताते हैं। कब तक भरना है इसको? ड्यू डेट है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल का भरेंगे 10 मई को, जून का भरेंगे 10 जुलाई को, दिसंबर का भरेंगे 10 जनवरी को, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। बहुत अच्छी बात। और एक होता है GSTR-3B, इसमें हम लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी बताते हैं। टैक्स लायबिलिटी टोटल मतलब सब मिलाते, मतलब मेरी आउटवर्ड सप्लाई कितनी हुई ये भी बताते हैं, हाँ, और इसमें मेरा ITC कितना है ये भी बताते हैं, और मेरा नेट टैक्स पेबल कितना है ये भी बताते हैं। मतलब इसमें सब मिलाते बताते हैं कि इतना मेरा टैक्स हुआ। और ये कब भरते हैं? इसका ड्यू डेट है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो मैंने आपको जीएसटी रिटर्न के बारे में भी बता दिया। आई होप सबको क्लियर है। नहीं लिखने से बोर तो नहीं हो रहे हो ना? कभी कभी रईस की तरह पढ़ना चाहिए, आज आप रईस की तरह पढ़ रहे हो। 17 नंबर पॉइंट में हमने बताया कि इन जीएसटी पेमेंट इज टू बी मेड। पेमेंट कब करना है? तो पेमेंट किया जाता है ऑन विथ GSTR-3B, विथ GSTR-3B। अब बताओ GSTR-3B कब भरते हैं? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो भैया पे कब करते हैं? पे करते हैं विथ 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने की 20 तारीख को इस महीने का सारा जीएसटी पेड हो जाएगा। तो जितना भी मेरा अप्रैल महीने का जीएसटी का लायबिलिटी है वो हम लोग 20 मई को पे कर देते हैं। एक बार ये 17 पॉइंट रिवाइंड करते हैं यार, मुझे डर लग रहा है कि तुम सुनते सुनते सो तो नहीं गए। ऑनलाइन वाले तो पक्का सो सकते। नमन जी आपने अपना बंद कर दिया म्यूट व्यूट, थैंक यू, आपका पूरा हल्ला हो गया था मार्केट में। हम लोग बात किए कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। रिकॉल करो अपने आप को, टैक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है। टैक्स तो जब तक 2-3 बार नहीं सुनते ना तब तक टैक्स बैठता नहीं है। तो किसी को लग रहा है कि यार ये
ठीक पढ़ा रहा है लेकिन समझ में कम आ रहा है, तो वो टैक्स का नेचर है। आपको टैक्स को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके टैक्स बैठता है भीतर। और सब्जेक्ट में भी ऐसा ही होता होगा, टैक्स में तो पक्का ऐसा है। पहला, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। टैक्स इसमें देता सप्लायर है, बियर रेसिपिएंट करता है। सप्लायर रेसिपिएंट से लेके गवर्नमेंट को देता है। बात क्लियर? और जीएसटी की पॉपुलरली 4 रेट है, 5%, 12%, 18%, 28%। जब भी हम लोग 5 मतलब 2.5 सीजीएसटी, 2.5 एसजीएसटी। लिटरली कोई इंट्रा सप्लाई होती है तो उसमें सीजीएसजी लगता है, कोई इंटर सप्लाई है तो उसमें आईजी लगता है। इंट्रा सप्लाई में तो बहुत सिंपल है, सीजी का पैसा सेंट्रल के पास, एसजी का पैसा स्टेट के पास। लेकिन आईजीएसटी में पूरा पैसा पहले कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसमें से आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देती है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? जहां पे गुड्स की डिलीवरी हुई, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी का भी कॉन्सेप्ट है। यदि इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई हो रहा है, मतलब अंडमान से अंडमान में सप्लाई हो रहा है, तो उसमें लगता है अंडमान से अंडमान, चाहे आईजी बोले, अंडमान से अंडमान सप्लाई हो रहा है तो सीजीएसटी एंड यूजीएसटी लगता है। क्या लगता है? सीजीएसटी एंड यूजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल के पास, यूजी का पैसा लोकल अंडमान की जो लोकल बॉडी है उसके पास जाएगा। यहां तक क्लियर? सर वो यूनियन टेरिटरी वाली बात लिखा देते, लिखा दूंगा। कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए? तो भैया सेंट्रल के 4 टैक्स और स्टेट के बहुत सारे टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। टोटल मिला के 15 टैक्स है, लेकिन मैं नाम नहीं बोल रहा हूं। कौन कौन से 4 सेंट्रल के टैक्स? तो भैया एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीएसटी। और स्टेट के कौन कौन से टैक्स? वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। हाँ, एग्जाम में सेंट्रल पूछा और आपने वैट लिख दिया ना तो नंबर जाए, और स्टेट पूछा आपने सर्विस टैक्स लिख दिया तो नंबर जाए। पूछने की चांसेस हाई है कि वो अभी तक बहुत बार पूछ चुका है कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम हो जाए, तो आई होप अब वो थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा कौन कौन से सेंट्रल टैक्स सब्ज्यूम हो जाए। तो वन ऑफ दी हाई क्वेश्चन है ये। सर हाई क्वेश्चन को सर कुछ मार्क कर दीजिए सर। हाँ तो ठीक है, मार्क कर देता हूँ। हाँ, इंपॉर्टेंट को क्या करूँ, ग्रीन कर दूं? सर इंपॉर्टेंट को ग्रीन कर दीजिए। ओके, अब प्रश्न आ रहा है कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम ही नहीं हुए, जो टैक्स अभी भी चल रहे हैं। तो भैया जी ये सारे टैक्स अभी भी चल रहे हैं। उसमें कस्टम ड्यूटी तुम्हारा फेवरेट, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, 2 बच्चे हैं, दोनों मेरे फेवरेट है, एक अंकिता और एक पीछे वो उसकी नाम, उसका नाम एस से कुछ नाम है, क्या नाम है मैडम? सीता। तो अंकिता मैडम साथ साथ बोल रही है, शीतल मैडम ऐसे सुन रही है। बताओ किसका भला होगा? अंकिता जी का भला होगा। क्यों? क्योंकि टैक्स जितना बोलोगे उतना जाएगा आत्मा में। ठीक है, कान से दरवाजा ब्रेन पे जाता है, जबान से दरवाजा आत्मा में जाता है। देख ले, ब्रेन में बैठाना है कि आत्मा में बैठाना है। जैसे टैक्स मेरी आत्मा में, ब्रेन में नहीं है। बात क्लियर? ओके, फिर हमने किया, बस यही सब किया। जीएसटी में 2 तरह के रिटर्न भरते हैं, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। 1 भरते अगले महीने की 10 तारीख को और 3B भरते हैं अगले महीने की 20 तारीख को। 3B मेन है, उसके साथ टैक्स पेड हो जाता है। टैक्स पे हो जाता है मतलब जीएसटीआर 3B आप अगले महीने की 20 तारीख को भरेंगे, उसी समय आप टैक्स पे करेंगे। चलो, अब मैं लगे हाथ आपको एक चीज और बता दूं, उसका नाम है आईटीसी। इंट्रो में ही बता देता हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जीएसटी की आत्मा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यदि ये आपको आता है तो आपको आधा जीएसटी आता है, और ये हम लोग इंट्रो में ही हटा देंगे। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? आ जाओ। इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है कि आप अपने दुकानदार बन जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप हो क्या? दुकानदार, शॉपकीपर। आपका धंधा बहुत सिंपल है, आप माल खरीदते हो और बेचते हो। सिंपल धंधा, ट्रेडिंग।
माल जब आप खरीदते हो तो 100 में खरीदते हो और यहाँ पे आपको 18% जीएसटी देनी पड़ती है। माल जब आप बेचते हो तो 150 में बेचते हो, यहाँ पे भी आपको 18% जीएसटी देनी पड़ती है। यानी आपके परचेज पे भी टैक्स लग रहा है, सेल पे भी टैक्स लग रहा है। तो लॉ बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 2 बार टैक्स लगेगा। लॉ बोल रहा है जब आपने परचेज किया तो आपको एक टैक्स देना पड़ा 18 रुपए का। ये आपका खर्च नहीं है, इसकी हम आपको क्रेडिट देंगे बाद में, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बाद में जब आप इस प्रोडक्ट को बेचेंगे तब आपको गवर्नमेंट को देना रहेगा 27 रुपीज, 150 का 18%। लेकिन गवर्नमेंट को आपको कैश में 27 नहीं देना पड़ेगा, 18 रुपए आपके एडजस्ट हो जाएंगे ये वाले, जिसकी आपको पहले क्रेडिट मिल गई थी, और गवर्नमेंट को आपको 9 रुपए देने पड़ेंगे। आई होप ये बात सबको पता है। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये जीएसटी की आत्मा है। मैं इसको अपनी भाषा में बताऊं, मेरी भाषा है अकाउंटिंग की भाषा। अकाउंट्स में जब आप परचेज करेंगे ना तो आप एंट्री मारेंगे, परचेज मैंने किया है क्रेडिटर से, उस समय मैंने परचेज किया है 118 में, जिसमें 100 रुपया परचेज है और जीएसटी मैंने दिया है 18 रुपए। इस जीएसटी को हम लोग आईटीसी अकाउंट में डाल देंगे जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट। यानी मैं परचेज 118 से डेबिट ही नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मेरा परचेज हुआ है 100 का और 18 रुपया जीएसटी लगा है, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है यानी ये मेरा खर्चा है, और ये मेरा रियल अकाउंट है यानी ये मेरी एसेट है। ये मैंने 18 दिया है किसी को, लेकिन ये मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है, ये मेरा एडवांस में टैक्स देना हो गया। जब मैं माल बेचूंगा तो एंट्री पास करूंगा डेटर्स अकाउंट डेबिट, 150 का माल और 27 का जीएसटी, यानी 177 भाई साहब से पाना है। उसमें से सेल मैं क्रेडिट करूंगा 150 और जीएसटी लायबिलिटी बनाऊंगा 27 की। लेकिन जब जीएसटी लायबिलिटी मैं गवर्नमेंट को दूंगा ना तो मैं बोलूंगा सर मैं आपको 27 नहीं दूंगा, मैं आपको 18 रुपया पहले ही दे चुका हूं, अब मैं आपको सिर्फ 9 रुपए दूंगा। इस तरीके से मेरे कैश से निकलेगा सिर्फ 9 रुपए। आई होप आपको ये भाषा भी अच्छी लगी। कई भाषाएं होती है, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, ये भाषा अच्छी लगी। इससे भी एक अच्छी भाषा है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वाली भाषा, जेब में तित्तो आयो, पॉकेट वाली भाषा। ये भाषा ऐसी भाषा है कि रिक्शा वाला, ठेला वाला, मुठिया वाला, पूरे भारत को बांधे हुए ये भाषा। इसका भाषा का नाम क्या है? पॉकेट में कितना आया। तो देखो जब आपने परचेज किया था तब आपके पॉकेट से लगा 118 लगा, लेकिन हम खर्चा नाप रहे हैं सिर्फ 100 रुपया। मेरी जेब से लगा 118, फिर भी मैं खर्चा मान रहा हूं सिर्फ 100 रुपया, क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट को बाद में तो मुझे देना ही है, 18 रुपया अभी ले लो। जब बाद में मैं माल बेचूंगा तो मेरा सेल हुआ 177 का, 177 मुझे डेटर्स ने दिया, मेरे हाथ में 177 आया। हाँ, 177 में मैं 150 रुपया अपनी जेब में रख लिया, ये तो मेरा है, ये तो सेल है। अब मेरे तो यहां पे नजर आ रहा है कितना, 27 में मैं फिर 18 रुपया जेब में रख लूंगा। क्यों? क्योंकि ये पहले मैंने 18 रुपया दिया था ना एक्स्ट्रा, ये भी रख लिया। अब मैं गवर्नमेंट को सिर्फ 9 रुपए पहुंचाऊंगा, यानी जो इनिशियली परचेज करते समय मैंने 18 रुपया दिया था वो मैंने बाद में रिकवर कर लिया। ठीक है, तो कोई भी एंगल में वो 18 रुपया आपके खर्चे नहीं है, क्योंकि बाद में कस्टमर आपको पैसे देगा तब आप गवर्नमेंट को देना मत, अपने जेब में रख लेना। फिर से समझो, कस्टमर को मैंने माल बेचा, उसने मुझे दिया भाई साहब ये सेल का पैसा 150 और ये जीएसटी का पैसा 27 रुपया, हो गया? हमने बोला हाँ भैया हो गया, जाओ आप। अब 150 तो ऑब्वियसली मेरा पैसा है क्योंकि मैंने बेचा है, ये मेरा ही है। ये 27 रुपया जीएसटी अकाउंट में लिया है तो हिसाब से गवर्नमेंट को जमा करना है, लेकिन मैं 27 रुपया गवर्नमेंट को जमा नहीं करूंगा। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा हे गवर्नमेंट, मैंने आपसे जब परचेज किया था तब 18 रुपया मैं दे चुका था, तो ये 18 रुपया मैं रिकवर कर लिया अपना, ये मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा सिर्फ 9 रुपए। इसलिए परचेज करते समय जो हम जीएसटी देते हैं वो हमारा खर्च है ही नहीं, वो तो बाद में एडजस्ट हो जाता है। इसलिए उसका हम लोग उसको उस भाषा में बोलते हैं कि इनपुट के समय जो आपने टैक्स दिया था उसकी आपको बाद में क्रेडिट मिल जाती है, और एक नया नाम आ गया आईटीसी। ठीक है, जीएसटी की भाषा में इसको बोलते हैं आईटीसी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स।
और ये इनकी डेफिनेशन है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स विथ आउटपुट टैक्स। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही। आप बिंदास ना बोल सकते हो या बोल सकते हो सर और तरीके से बताइए, नहीं समझ में आया हमको, तो हम ट्राई करते रहेंगे। तो आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और एग्जाम में लिखने के लिए आप ये भाषा यूज कर सकते हो, आईटीसी मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स विथ आउटपुट टैक्स। चलो, ये आपके एग्जाम के लिए डेफिनेशन बन गई। अब छोटी सी बात और आती है आईटीसी को लेके कि जीएसटी में तो आपने 3-4 टैक्स के नाम बता दिए। एक आपने आईजीएसटी नाम बताया, एक आपने सीजीएसटी नाम बताया, एक आपने एसजीएसटी नाम बताया, एक आपने यूजीएसटी नाम बताया। तो कई तरह के जीएसटी है, क्या ये सब एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मैंने परचेज करते समय, मैंने परचेज किया था, आई एम कैलकाटा डीलर, तो मैंने परचेज किया था, बैठे रहो, फ्रॉम कोलकाता टू कोलकाता। तो मेरा लगा क्या? सीजीएसटी एंड वेस्ट बंगाल जीएसटी लगा। 100 का माल परचेज किया तो 9 रुपया ये, 9 रुपया ये। जब मैंने सेल किया तो मैंने सेल किया सेल टू दिल्ली, तो मेरा क्या लगा? आईजीएसटी 27 रुपीज। तो देखो, मेरा सेल में है आईजीएसटी और परचेज में है सीजीएसटी एंड डब्ल्यूबीजीएसटी। क्या ये आईजीएसटी से ये दोनों टैक्स एडजस्ट हो जाएंगे या आईजीएसटी से सिर्फ आईजीएसटी एडजस्ट होता है? क्या है ये लफड़ा, थोड़ा बता दो। तो हमारा लॉ बोलता है कि हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 49(5), और सेक्शन 49(5) ये बोल रहा है कि एज पर सेक्शन 49, सब सेक्शन में मत उलझो, हाँ, एज पर सेक्शन 49 कैसे याद होगा सर? 49 कैसे याद होगा? जिस बिल्डिंग में बैठ के पढ़ रहे हो ना, उसका एड्रेस है 49/1 डॉब्सन रोड, 49/1 डॉब्सन रोड। जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 49, और ये 49 में हम बैठे हैं, समझे? तो एज पर सेक्शन 49, और वैसे भी 4 टैक्स होते हैं, तो 4 तो याद हो गया, 9 याद कर लो। हाँ, एज पर सेक्शन 49 IGST can be adjusted with IGST, CGST, SGST, UGST। IGST किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा। CGST कैन बी एडजस्टेड विथ, जो तुम बोलो, CGST कैन बी एडजस्टेड विथ CGST देन IGST, और किसी से CGST एडजस्ट होता नहीं है। अब SGST कैन बी एडजस्टेड विथ, SGST कैन बी एडजस्टेड विथ SGST एंड IGST, एंड UGST कैन बी एडजस्टेड विथ UGST एंड IGST। अब देखो, ये सुनने में कितना बोरिंग और टायरिंग लग रहा है, इसको हम लोग आपस में अपनी भाषा में बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि IGST है मां, और इसके 3 बेटे हैं, CGST, SGST, UGST, और 3 बेटे आपस में एज यूजुअल नालायक, आपस में पटरी नहीं खाता, एक का भी दूसरे से पटरी नहीं खाता, बस एक दूसरे का बस खींचने में लगे रहते हैं, और महा बुरे हैं आपस के लिए, लेकिन मां से सबकी पटरी खाती है, और माँ तो माँ होती है। तो बताओ, माँ किससे एडजस्ट करेगी? माँ पहले अपने आप से एडजस्ट करेगी, मॉडर्न माँ है, पहले अपने आप से एडजस्ट करेगी, उसके बाद तीनों में से किसी भी बेटे से, पहले अपने आप से, फिर किसी भी बेटे से। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और पहले अपनी बांधिए, फिर पड़ोसी की मदद कीजिए। तो पहले माँ अपनी पेटी बांधेगी, और उसके बाद पड़ोसियों की मदद करेगी, ठीक है? और CGST जो है, वो पहले अपने आप से एडजस्ट होगा। वो माँ को प्यार करता है, लेकिन अपने आप से ज्यादा प्यार करता है। वो पहले अपने आप से एडजस्ट करेगा, फिर माँ से एडजस्ट करेगा, या भाइयों से एडजस्ट करेगा? कभी नहीं। SGST पहले अपने आप से एडजस्ट करेगा, फिर माँ से एडजस्ट करेगा, या भाइयों से एडजस्ट करेगा? कभी नहीं। UG पहले अपने आप से एडजस्ट करेगा, फिर माँ से एडजस्ट करेगा, या भाइयों से एडजस्ट करेगा? कभी नहीं। बात खत्म।
यही बात हम लोग अंग्रेजी में यहां बोल रहे थे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, जीएसटी में एक अनूठा टैक्स है जिसका नाम है कॉम्पेंसेशन सेस। ये जाऊ जाऊ टैक्स है, अगले साल से हो सकता है हट जाए, तो इस साल तो एग्जाम में पूछना चाहिए। कॉम्पेंसेशन सेस नाम सुना है? कॉम्पेंसेशन सेस ये ऐसा है कि जीएसटी आने पे, जीएसटी लॉ किसने लाया? मोदी ने लाया, अपने मतलब रास्ता वाला टॉक, चाय वाला टॉक। जीएसटी कौन लाया? मोदी लाया, मोदी जीएसटी लाया, बर्बाद कर दिया पूरे देश को, जीएसटी लाया। हाँ, तो जीएसटी कौन लाया? मोदी लाया। तो मोदी तो सीए भी लेते आ रहा है। ममता दी देखो कैसे नाराज हो रही है, हमारे स्टेट में सीए नहीं आएगा, समझा है? अच्छा, फिर मोदी तो वो हेल्थ स्कीम भी लाया। तुम्हारे बंगाल में हेल्थ स्कीम आया? मोदी वाला तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मोदी और ममता आपस में कैसे है, मतलब कैसे इंसान है इससे मुझे मतलब नहीं है, आपस में 36 का आंकड़ा है। 36, तू मुंह इधर कर, मैं मुंह इधर करूंगा, 36 का आंकड़ा है। ठीक है, मोदी जो भी बोलेगा ममता उल्टा बोलेगी, ममता जो भी बोलेगी मोदी उल्टा बोलेगा। इन लोग का बुद्धि यही है, बस इनको अच्छा बुरा से कोई मतलब नहीं है। जो मोदी लाएगा ममता बोलेगी हम नहीं लाएगा। जब इनका करेक्टर ऐसा है और आप हम सबको पता है, तो फिर आश्चर्य होता है कि जीएसटी कैसे आ गया। जीएसटी मोदी लाया तो ममता दी कैसे आने दे दी? क्योंकि भैया देखो, करेक्टर किसी का भी कैसा ही हो, मैं बहुत नेचर लविंग हूँ, ये बहुत ही इंट्रोवर्ट है, ये बहुत ही आउटवर्ट है, थोड़ी बहुत ही स्पोर्टी है, ये बहुत ही मूवीज देखती है। भले हम लोग का अलग अलग करेक्टर हो, लेकिन अंदर में सबका एक करेक्टर है जो कॉमन है, उसका नाम है पैसा। और इंट्रोवर्ट आउटरवर्ट सब फालतू है, इसको पैसा देने में जोर आता है, मेरे को पैसा लेने में मजा आता है, बस। करेक्टर सबका एक ही है। वही मोदी और ममता है, भले कितना ही इंट्रो मतलब अपोज हो एक दूसरे के, लेकिन पैसा आता है तो सब खुश है। तो मोदी ने ममता को ये बोला कि मैडम, माँ, ओ नहीं नहीं, ओ दीदी, माँ नहीं बोलता, दीदी बोलता है। दीदी, ओ दीदी, जीएसटी आने दो, नुकसान हुआ तो पैसा हम भरपाई कर देंगे, नुकसान हुआ तो भरपाई हम करेंगे, फायदा हुआ तो तुम रख लेना। तो दीदी बोली ये तो अच्छा बात बोल रहे हैं यार, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो हम भरपाई करेंगे, और फायदा हुआ तो आप रख लेना। तो जीएसटी आने से या तो फायदा हो रहा है फिर नुकसान हो रहा, फायदा हुआ तो ममता दी का अपना, और नुकसान हुआ तो मोदी भरपाई करेगा। ये सोच के सारे स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी में राजी हो गए। दिस इज द रीजन वाई इंडिया में इतने साल तक जीएसटी नहीं आया और अब आ गया, बिकॉज ऑफ दिस गोल्डन वर्ड कॉम्पेंसेशन। और अब ये मोदी टैक्स कहां से लाएगा, मोदी कहां से भरपाई करेगा? तो मोदी ने पब्लिक के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, नाम रहा कॉम्पेंसेशन सेस। तो सारा चाप किसके ऊपर आया? पब्लिक के ऊपर। लेकिन पब्लिक फिर भी बाउंस नहीं किया। पूछो कैसे? क्योंकि मोदी ने ये टैक्स लगाया टोबैको पे, लग्जरी कार पे, सिन प्रोडक्ट पे, पान मसाला वान मसाला पे। तो पब्लिक बोला हाँ इन सब पे टैक्स लगा दो। ठीक है, तो कॉम्पेंसेशन सेस एक एक्स्ट्रा टैक्स है जो कि 15% की रेट से लगता है जनरली। और कौन से प्रोडक्ट पे लगता है? लग्जरी कार, पान मसाला, टोबैको, इन सब प्रोडक्ट पे। ये पैसा कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या काम आता है? स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेट करने के लिए। बात क्लियर? ये कुछ और काम नहीं आ सकता, ये सिर्फ स्टेट को कॉम्पेंसेट करने में ही काम आता है। चलो ठीक है, compensation says it is levied by central government, retained by central government, and used for compensating state government for any deficit in GST। मतलब पहले जितना टैक्स आ रहा था अब कितना टैक्स आ रहा है, यदि पहले से कम आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। बात क्लियर? तो कॉम्पेंसेशन सेस का आईटीसी मिलता है? यस, कॉम्पेंसेशन सेस का भी आईटीसी मिलता है, एलिजिबल फॉर आईटीसी, एंड इट्स आईटीसी कैन बी एडजस्टेड विथ कॉम्पेंसेशन सेस ओनली। तो इस मां कॉन्सेप्ट में जाऊं तो ये कॉम्पेंसेशन सेस जो है ना, ये मां का सौतेला बेटा है।
देख भैया, सौतेला बेटा तो हम लोग ऐसे ही बोल दे रहे हैं, पढ़ाने के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार ऐसे ही बोल दे रहे हैं, हाँ ये मात्र सौतेला बेटा है, इसका ना तो माँ से पटरी खाता है ना इन 3 भाइयों से, ये अपनी दुनिया अलग बना के रखा है और ये अपने आप से एडजस्ट करता और किसी से बातचीत नहीं करता। बात खत्म, बात खत्म। ओके, ओके। सौतेले भाई का कॉन्सेप्ट हमारे राष्ट्र में क्या बताया जाता है? हमारे तो राम भरत भी सौतेले भाई थे, सो कॉल्ड, है ना। लेकिन पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट अच्छा है कि ये किसी से बात नहीं करता, माँ से भी बात नहीं करता, ये सिर्फ अपने आप से एडजस्ट होता है। तो भैया जी देखो, मैंने आपके अभी तक ले लिए तकरीबन तकरीबन 48 मिनट्स, 50 मिनट की मैंने आपको क्लास करा दी और 50 मिनट में मैंने आपको इंट्रोडक्शंस पूरा करा दिया, जिसको आप आराम से 5 मिनट पे रिवाइंड कर सकते हो और बहुत टाइम लोगे तो 20 मिनट में तो पक्का हो जाएगा। एग्जाम डे के दिन इससे यदि आप 20 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो तो बेवजह लगा रहे हो। एक बार सर वापस से बोल दीजिए, एक बार ऑडियो ऑन करिए अपना, ऑडियो ऑडियो। सर ओडी कार मैंने नहीं लाई, अरे ऑडियो मोबाइल वाला ओडी कार लाएगा। इसमें भी हम ही करें सब काम। अपना अपना ऑडियो रिकॉर्ड करो, ग्रुप के भरोसे मत रहो भाई, ठीक है। रेडी? तो अब अपने जीएसटी इंट्रो का एक 5 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसको आज ही आप घर पे दोबारा सुन लेना। हमने किया, ये तीसरा रिवीजन जा रहा भाई। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें टैक्स देता कोई और है, भरता कोई और है, इंसिडेंस किसी और के ऊपर है, इंपैक्ट किसी और के ऊपर है। लिटरली जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई, और जीएसटी में 2 पार्टीज होती है, सप्लायर जो कि माल देता है और रेसिपिएंट जो कि माल लेता है। सप्लायर जो कि सर्विस देता है, रेसिपिएंट जो कि सर्विस लेता है। यानी अपने एग्जांपल में मैं हूं सप्लायर और आप हो रेसिपिएंट। तो जीएसटी में टैक्स देता है सप्लायर और बियर करता है रेसिपिएंट। यानी इंसिडेंस फॉल करता है सप्लायर के ऊपर, इंपैक्ट फॉल करता है रेसिपिएंट के ऊपर। लिटरली सप्लायर रेसिपिएंट से पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है। ये जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट है। जीएसटी में सप्लाई 2 तरह की है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई विद इन द स्टेट या विद इन द यूनियन टेरिटरी, और इंटर स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई बिटवीन द स्टेट और बिटवीन द यूनियन टेरिटरी और बिटवीन वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा, और इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई पे सीजीएसटी एंड यूजीएसटी लगेगा। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई होते ही आईजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी का पैसा गोज विदाउट सेइंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन आईजीएसटी का पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, फिर उसमें से आधा स्टेट गवर्नमेंट को देती है। प्रश्न आता है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? तो हमारा जीएसटी है ना, वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहां पे डेस्टिनेशन होगा उस गवर्नमेंट के पास पैसे पहुंचेंगे। तो यदि माल कैलकाटा से दिल्ली बिक रहा है तो पैसा सप्लायर माना कैलकाटा का है और बायर दिल्ली का है, लेकिन टैक्स का पैसा दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी कलेक्ट करेगा और आधा पैसा दिल्ली गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। जीएसटी में कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम हो गए, एग्जाम में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो सेंट्रल के 4 टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। पहला एक्साइज ड्यूटी, दूसरा सर्विस टैक्स, तीसरा मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, एंड चौथा सेंट्रल सेल्स टैक्स। एसजीएसटी में ये सारे टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स। एग्जाम में जब पूछेगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंट्रल पूछ रहा है कि स्टेट पूछ रहा है कि नॉर्मल पूछ रहा है। नॉर्मल पूछ रहा है तो मिक्स करके लिख सकते हो, लेकिन सेंट्रल पूछ रहा है तो सेंट्रल वाले नाम लेना है। फॉलोइंग टैक्सेस आर नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, तो ये 4 टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुए। नंबर 1 कस्टम ड्यूटी, नंबर 2 स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। म्युनिसिपैलिटी का कोई भी टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हुआ ही नहीं है। तो म्युनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, इन सब की बात ही मत करो, क्योंकि कोई म्युनिसिपैलिटी टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुआ। अगली प्रश्न आती है कि जीएसटी में कितने रिटर्न भरने पड़ते हैं? तो जीएसटी में पॉपुलरली 2 रिटर्न भरने पड़ते हैं, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B।
ये नॉर्मली मंथली भरने पड़ते हैं, कुछ केसेस में क्वार्टरली भी है। ये अगले महीने की 10 तारीख को हम भरते हैं GSTR 1, फॉरवर्डिंग द डिटेल्स ऑफ आवर इंटायर आउटवर्ड सप्लाई। एंड अगले महीने की 20 तारीख को भरते हैं हम लोग GSTR 3B, फॉरवर्डिंग द डिटेल्स ऑफ आवर आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई। कितना मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, कितना मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, दोनों को नेट करके कितना मेरे को टैक्स देना है, ये हम GSTR 3B को बताते हैं। और GSTR 3B कभी सूखा नहीं भरता। GSTR 3B के साथ जितना टैक्स देना है उतना टैक्स दे के हम लोग भरते हैं। यानी GST में पेमेंट कब होता है? अगले महीने की 20 तारीख को। आई होप मैंने ITC छोड़ के सब बता दिया। लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट GST की आत्मा है। इसमें इसका मतलब होता है इनपुट टैक्स का आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्टमेंट। आपने परचेज के समय जितना भी टैक्स दिया उस सारे का टैक्स आपके आउटपुट टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा। भले आपने रॉ मटेरियल परचेज किया या इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज किया या सन्ड्री आइटम पे खर्चा किया या कोई कैपिटल गुड्स लिया, कुछ भी परचेज किया उस पर जो भी टैक्स दिया वो आपके आउटपुट टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के लिए सेक्शन 49 ध्यान रखना कि IGST से एडजस्ट होगा सबसे पहले। पहले माँ से एडजस्ट होगी, उसके बाद तीनों बेटे में से किसी भी CG, SD, UG किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाएगी। CGST पहले CGST से एडजस्ट होगा, फिर माँ यानी IGST से एडजस्ट होगा। SGST पहले SGST से एडजस्ट होगा, फिर IGST से एडजस्ट होगा। UT पहले UT से एडजस्ट होगा, उसके बाद IGST से एडजस्ट होगा। और इसी प्रायोरिटी में एडजस्ट होंगे। सबसे पहले IGST की ITC खत्म होगी, फिर CGST की ITC खत्म होगी, फिर SG या UT की ITC खत्म होगी। और इसके साथ आपका इंट्रो खत्म हो गया। ये टैक्स म्यूजिक आपके सामने हाजिर है, प्रस्तुति है। महान GST के गायक, इसमें कोई दो राय नहीं है। वन एंड ओनली वन पीस महान गायक ऑन GST। इसमें कोई है नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं यार, पूरा अपना मार्केट है। ऐसा भी भगवान ने तथास्तु बोला है मुझे, जहां तू जाएगा वहां कोई कंपटीशन ही नहीं है। और वो है मेरा GST म्यूजिक, नो कंपटीशन। इतने साल हो गए, मुझे लगा कि मैं गाना बनाऊंगा लाइन से लोग गाने बनाएंगे, कोई बनाया ही नहीं। मेरे तो अपनी क्वालिटी में कोई डाउट नहीं। पूरी बैच एक साथ यदि खड़ी होकर बोले ना वहां फालतू पढ़ा रहा है, तब भी मेरी सिकरन नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा। और पूरी दुनिया एक साथ बोले क्या कॉमेडी कर रहा है, क्या गा रहा है बच्चों लोग के सामने, तब भी मेरी सिकरन नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है जो ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक है। आई अंडरस्टैंड, हम तो तुमको समझता ही है यार। आओ, टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शंस। ये एक अटेम्प्ट है, एक प्रयास है। ये म्यूजिक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कहाँ से खोपड़ी में आया, मैं तुम्हें बताऊं। तो म्यूजिक लवर तो देखो भैया, अपने में से आधे भयंकर म्यूजिक लवर है, ठीक है। तो म्यूजिक लवर होना तो कोई बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन मेरे को कोई हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक था जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था। तो हमारे टीचर थे, ऐसे दाढ़ी वाले टीचर थे बड़े, उन्होंने कोई ऐसा बनाया था, रिप AC ग्रिल RCCV। और तुम्हें सुनकर कोई मजा नहीं आया? रिप AC ग्रिल RCCV। और उस जमाने में हाउस प्रॉपर्टी पे 8 डिडक्शंस मिलते थे, और उन्होंने वैसे याद कराया रिप AC ग्रिल RCCV। और वो मेरे को 20 साल बाद जब वो प्रोविजन लॉ से डिलीट हो गया, लेकिन मेरी मेमोरी से डिलीट नहीं हुआ। तो मैंने बोला यार ये क्या चीज़ थी जो अभी तक नहीं हटी। रिप मतलब R मतलब रिपेयर, IP मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम, AC मतलब एनुअल चार्जेस, ZFR मतलब ग्राउंड रेंट, L मतलब लैंड रेवेन्यू। ये मेरे दिमाग से नहीं हट रहा, लॉ से हट गया। तो मैंने बोला यार ये चीज़ पढ़ाई में उनकी दीवी मतलब चीज़ है। उन्होंने खाली रिप AC ग्रिल RCCV और लाया, और मैं म्यूज़िक लवर, मैंने बोला मैं इससे थोड़ा आगे ही करूँगा। और फिर मैंने वहाँ से GST के एक एक करके गाने बनाए, और इसका फीडबैक मेरे पास आता रहता है। 100 बच्चों को पढ़ाता हूँ तो 10-12 बच्चे मुझे ऐसा फीडबैक देते हैं कि एग्जाम हॉल में वो गाना बज रहा था कान में, और हमारा एग्जाम में अटेम्प्ट हो गया। तो मैंने बोला एक को भी फायदा हो तो चीज़ बन जानी चाहिए। हम लोग इंडियन रॉ को फॉलो करते हैं। इफ देयर इज 1% चांस, इंडियन रॉ विल टेक चांस, राइट। वो बेलपट्टम मूवी का डायलॉग है। तो फाइनली वो 1% बच्चे को भी फायदा हो रहा है, तो वो उनको फायदा होगा, बात बाकी बच्चों का एंटरटेनमेंट होगा।
विद दिस माइंडसेट हमने बनाया क्या, जीएसटी म्यूजिक। शुरू करते, धुन बड़ी अच्छी है। और एक रीजन था जीएसटी म्यूजिक बनाने में, मैंने किसी टीचर का वीडियो देखा, वीडियो में टीचर ने ब्रेक दिया और ब्रेक में गाना चलाया तू झेला। मैंने यार ये गाना बजा रहा, टीचर भी नाच रहा, बच्चे भी नाच रहे। मैंने बोला यार बच्चे तो बच्चे, परंतु टीचर को एटलीस्ट दूसरे गाने पे नाचना चाहिए था। तो फिर मैंने टीचर को गाने सिलेक्शन कर करके दिए इस म्यूजिक में। मेरे म्यूजिक में कोई भी गाना फालतू वाला नहीं आएगा, सब अच्छे गाने सिलेक्ट हुए। भजन, देशभक्ति या कोई लवली म्यूजिक, जैसे वो 150 लेट टर्न ओवर हो। अभी स्टार्ट करते हैं। धुन है हे राम, जगजीत सिंह साहब की वॉइस है। और सुनते हैं, गीत है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, आई डाउट यहीं से स्टार्ट हो रहा है। धुन पहले राम जी के भजन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम। अब मोदी जी को लाते बीच में। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, जीएसटी को मोदी जी। आए दिन प्रोविजन चेंज करते रहता है, राम जाने क्या करता है। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, जीएसटी को मोदी जी, जीएसटी जीएसटी। सेल पे न लगे, सर्विस पे न लगे, सेल पे न लगे, सर्विस पे न लगे, सप्लाई पे लगता जी, जीएसटी जीएसटी। दारू पे न लगे, पेट्रोल पे न लगे, दारू के नाम पे लड़कियां दी बौखला जाती है, तो एक्सेप्टेबल यार, इतना तो चलता ही है इनके साथ। दारू पे न लगे, पेट्रोल पे न लगे, दारू पे न लगे, पेट्रोल पे न लगे, टोबैको पे लगता जी, जीएसटी 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 जीएसटी। VAT is no more, excise no more, octroi no more, luxury no more, entertainment no more, purchase tax no more, MTPA no more, lottery tax no more, सर्विस टैक्स अब नहीं, जीएसटी। ऑट्रॉय नया वर्ड आया, लॉटरी टैक्स नया वर्ड आया कि भैया ऑट्रॉय यानी एंट्री टैक्स पे भी जीएसटी नहीं लगता और लॉटरी टैक्स पे भी जीएसटी नहीं लगता। अगला पॉइंट, कस्टम चलेगा, स्टैम्प ड्यूटी चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, पी टैक्स चलेगा, चलेगा एसटीटी, जीएसटी जीएसटी। 5 और 12 28 18, 5 और 12 28 18, ज्वेलरी पे सिर्फ 3, जीएसटी जीएसटी। इंट्रा सप्लाई सीजीएसजी भाई, इंट्रा सप्लाई सीजीएसजी भाई, इंटर पे आईजीएसटी, जीएसटी जीएसटी। रेसिपिएंट जहां जीएसटी वहां, जीएसटी वहां, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जी, जीएसटी जीएसटी। एक सप्लाई मोदी ममता आई, एक सप्लाई मोदी ममता आई, डुअल मॉडल टैक्स है जी, जीएसटी जीएसटी।
गुड्स जब खरीदोगे जीएसटी जो भरोगे, गुड्स जब खरीदोगे जीएसटी जो भरोगे, उसकी क्रेडिट मिलेगी। जीएसटी, जीएसटी, सेल जब करोगे जीएसटी भरोगे, उससे एडजस्ट होवेगा जी। जीएसटी, जीएसटी, रजिस्टर्ड जो होगा जीएसटी वो देगा, रजिस्टर्ड जो होगा जीएसटी वो देगा, चाहे वॉलंटरी या कंपल्सरी। जीएसटी, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट और फाइन सब है ऑनलाइन। जीएसटी, मतलब जितना मैंने क्लास में पढ़ाया उससे ज़्यादा इस टच म्यूजिक में था। ऑडियो जिन्होंने रिकॉर्ड किया उनको पता है 3 मिनट से ज़्यादा नहीं है, बीच में पॉजेस के साथ साथ। कितना मिनट, कितना, अरे 4 मिनट, 4 मिनट विथ पॉजेज, मतलब 3 मिनट में म्यूजिक के साथ बिना किसी चाप के पढ़ाई हो रहा है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी।